हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो है नाइन्थ चैप्टर दैट इज एन्युइटीज। सो लेट अस स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ एन एन्युइटी। एन्युइटी क्या होती है? एनी सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट्स ऑफ ए फिक्स्ड सम ऑफ मनी made at equal intervals of time is called an annuity। हाँ जी, सपोज आपने 30,000 का टीवी लिया, ठीक है। बजाय उसको 30,000 इकट्ठे देने के आपने एक पेमेंट फिक्स कर ली कि आप उसको पर मंथ कितना पे करोगे, 6,000, ठीक है। सो 6,000 कितनी बार पेमेंट करनी पड़ेगी? ये 5 टाइम्स, ठीक है। एक एक महीने का आपको फर्स्ट मंथ आप 6,000 पे करोगे, फिर नेक्स्ट मंथ 6,000, फिर थर्ड मंथ, फिर फोर्थ मंथ, फिर फिफ्थ मंथ, तब जाके ये 30,000 पूरा होगा, ठीक है। सो जो 6,000 आप इसके लिए पे करे हो दैट इज कॉल्ड एन एन्युइटी। सो व्हाट इज एन एन्युइटी? एनी सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट्स ऑफ फिक्स सम ऑफ मनी made at equal intervals of time is called annuity. Annuity is nothing in our statements, it is a installment जिसको आप किश्ते कहते हैं, right? हाँ जी। Next is definition: the size of each payment of an annuity is called the periodic payment of the annuity। ठीक है, जितना आप वो पे कर रहे हो पर मंथ या पर ईयर, जो भी आपका कंफर्म हो रखा है उसके साथ, डीलर के साथ, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक पेमेंट ऑफ द एन्युइटी, ठीक है। नेक्स्ट इज पेमेंट इंटरवल। आपने पेमेंट 1 महीने बाद करनी है, 2 महीने बाद करनी है, 6 महीने बाद करनी है, राइट? दैट इज कॉल्ड द पेमेंट इंटरवल, राइट? ठीक है। नेक्स्ट, द टोटल टाइम from the beginning of first payment period to the end of last payment period is called term of the annuity। is called term of the annuity, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आपने ये जो टर्म इस केस में बनेगी, 30,000 टोटल देने थे, आपने 6,000 करके 5 बार दिए, ठीक है। सो व्हाट इज द टर्म इन दिस केस? टर्म इन दिस केस विल बी 5 मंथ्स, क्योंकि ये जो पेमेंट है ये 5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगी, राइट? सो दिस इज कॉल्ड term of the annuity। Next, there are classifications of annuities. There are certain types of annuities. They are classified on the basis of two things. First, on the basis of their terms, ठीक है। अगर टर्म के बेसिस पे आप एन्युइटी को क्लासिफाई करो तो सबसे पहले आती है एन्युइटी सर्टेन। एन्युइटी सर्टेन क्या होती है? जैसे यहाँ पे है, इस केस में एन्युइटी इज एन्युइटी सर्टेन, क्योंकि मुझे पता है कि 5 मंथ्स के बाद मेरी किस्तें कंप्लीट हो जाएंगी एंड आई विल बी डन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि कितने टाइम के लिए आपने वो पेमेंट करनी है, राइट? दैट इज फॉर श्योर कि 5 मंथ्स है या 5 ईयर्स हो सकता है या 10 ईयर्स हो सकता है या 15 ईयर्स हो सकता है। इफ इट इज श्योर देन दैट एन्युइटी इज कॉल्ड एन्युइटी सर्टेन, ठीक है। नेक्स्ट इज एन्युइटी कॉन्टिजेंट।
एन्युटी कॉन्टीजेंट में ऐसा नहीं है कि आपने पेमेंट 6 मंथ्स करनी है, 6 ईयर्स करनी है, 10 ईयर्स करनी है, 20 ईयर्स करनी है. इट डिपेंड्स, इट विल कंटिन्यू टिल द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेमेंट करते जा रहे हो किसी को तब तक जब तक कि उस बंदे की मौत नहीं हो जाती. सो दैट इज कॉल्ड एन्युटी कॉन्टीजेंट. तो आपको पता तो है नहीं कि उस बंदे की डेथ कब होनी है, राइट? सो दैट इज ओपन क्वेश्चन. ठीक है, तो दैट इज नॉट एन एन्युटी सर्टेन. उसमें हमें नहीं पता कि कितनी किश्तें हमारी जाएंगी. ठीक है, so in that case it is called annuity contingent. Or it may be the happening of certain event like marriage of a girl, कि आपने ये जो पेमेंट है इतने साल तक करनी है जब तक कि एक पर्टिकुलर लड़की की मैरिज नहीं हो जाती. ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन्युटी कॉन्टीजेंट, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस ईयर में उसकी शादी होने वाली है, तो कितनी आपको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी. सो दैट ऑल्सो कम्स अंडर एन्युटी कॉन्टीजेंट. नेक्स्ट, थर्ड type is perpetual annuity. Perpetual annuity is annuity that never ends. It continues forever. ठीक है, जो कभी भी खत्म नहीं होती. ठीक है, जब तक आप हो तब तक वो पेमेंट करते रहोगे. दैट इज कॉल्ड perpetual annuity. Right? Next is now these are the classifications. These are the types of annuities on the basis of the terms. ठीक है, now annuity is classified on the basis of payment interval. अगर पेमेंट इंटरवल के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन करनी है, देन फर्स्ट टाइप इज एन्युटी इमीडिएट. इसका एक और नाम है ऑर्डिनरी एन्युटी. ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होता है कि जो पेमेंट है वो आप एट द एंड ऑफ पेमेंट पीरियड करते हो. जैसे यहाँ पे है, आपने 30,000 का टीवी लिया, 6,000 की किश्तें बनी, तो आपने जो फर्स्ट पेमेंट थी वो की एट द एंड ऑफ, सपोज आपने जो टीवी लिया वो मार्च में लिया. ठीक है, तो उसकी जो पहली किश्त है वो जाएगी आपकी मार्च के एंड में, फिर अगली जाएगी अप्रैल के एंड में, फिर मई के एंड में, फिर जून के एंड में, फिर जुलाई के एंड में. ठीक है, तो इस केस में हम बोलते हैं दैट एन्युटी इज एन्युटी इमीडिएट और ऑर्डिनरी एन्युटी. ठीक है, सो नेक्स्ट इज एन्युटी ड्यू. तो साफ पता चलता है इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए. द एन्युटी विच इज पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पेमेंट पीरियड. ठीक है, जैसे यहाँ पे है, अगर आप इसको 6,000 की पेमेंट करते हो मार्च की स्टार्टिंग में, फिर अप्रैल की, फिर मई की स्टार्टिंग में, फिर जून की स्टार्टिंग में, फिर जुलाई की स्टार्टिंग में. सो इन दिस केस द एन्युटी इज कॉल्ड एन्युटी ड्यू. ठीक है, सो what is the formula for finding the amount? First of all, let me define it. Amount of annuity. Amount of annuity, the total amount which is due at the conclusion of the annuity is called the amount. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने टीवी सेलर को 6,000 रुपीज़ दिए पहले महीने. ठीक है, तो अगर आप, ये कितनी टर्म्स बनी थी, 5 मंथ्स की टर्म. ठीक है, आफ्टर 5 मंथ्स इसकी वैल्यू आप जानना चाहते हो, तो 6,000 आपने उसको फर्स्ट मंथ जब पे कर दिए, तो जो इंटरेस्ट लगेगा, मतलब उसको जो फ़ायदा होगा वो होएगा 4 महीनों के लिए. अगर आप एट द एंड ऑफ एन्युटी कर रहे हो, एट द एंड ऑफ पेमेंट पीरियड पेमेंट कर रहे हो, मीन्स मार्च के एंड में कर रहे हो, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 4 महीने का लगेगा. फिर आपने 6,000 पे किया अप्रैल में. ठीक है, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 3 महीने का लगेगा, फॉर मई, फॉर जून, फॉर जुलाई. ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट पेमेंट की. ठीक है, वो की आपने मार्च, अप्रैल, मई में, तो उस पर 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, जून और जुलाई. राइट, फिर आपने नेक्स्ट पेमेंट की जून में, तो उसमें 1 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा, जुलाई का. और फिर आपने लास्ट पेमेंट की जुलाई में, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा. राइट, so the total amount which is calculated in this way,
ठीक है, कि पहले के 5 मंथ्स का इंटरेस्ट, दूसरी पेमेंट के 4 मंथ्स का, तीसरी के 3 मंथ्स का, चौथी के 2 मंथ्स। तो इस तरह का जो टोटल अमाउंट बनता है डेट इज कॉल्ड अमाउंट ऑफ द एन्युटी। ठीक है, जो पहले था कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें क्या था कि एक प्रिंसिपल था, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता था एंड यू कैलकुलेट द अमाउंट। इसमें क्या है, जो पेमेंट है डेट इज इन दी इंटरवल्स, वो इंटरवल्स पे हो रही है। पहली पेमेंट पे कितना इंटरेस्ट लगा, दूसरी पे कितना, वो अलग अलग है, हमने उसको कंपाइल करके अमाउंट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द अमाउंट ऑफ एन्युटी। सो दो केसेस है, व्हेन एन्युटी is annuity immediate. ठीक है, then what is the formula for finding amount of annuity? It is given by S equal to R times 1 plus I raised to n minus 1 upon I. ठीक है, where what is n, what is n, it is number of payment periods. What is R, it is the annuity value, or what is I, it is the rate of I is given by R upon 100, the rate at which the annuity is fixed. ठीक है, so next is when annuity is annuity due, then in this case there is a small modification in the formula, that is R times 1 plus I up raised to n minus 1 upon I upon 1 plus I. ठीक है, so इस केस में 1 over I से डिवाइड हो जाता है, दिस इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, दिस इज व्हेन एन्युटी इज एन्युटी ड्यू। तो ये आपको दिया होगा कि एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है, राइट। तो उस केस में अकॉर्डिंगली आपने फॉर्मूला लगाना है। हाँ जी, now we will do its examples. Example number 1, it says find the amount of an ordinary annuity of rupees 500 payable at the end of each year for 7 years at 7% per year compounded annually. सॉल्यूशन। हाँ जी, तो यहाँ पे इसने ऑर्डिनरी अमाउंट का, ऑर्डिनरी एन्युटी के केस में अमाउंट फाइंड करने के लिए कहा है। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, S is given by R into 1 plus I raised to n minus 1 upon I. जस्ट आपने सारी वैल्यूज पुट करनी है। व्हाट इज R, 500, व्हाट इज I, R upon 100, that is 1 plus 7 upon 100 raised to n, n is 7 minus 1 upon I, 7 upon 100। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व करना है यूजिंग लॉग एंड एंटी लॉग, एंड आफ्टर सॉल्विंग यू विल सी S will be equal to 4328.56. So what is the required amount of the annuity? 4328.75 rupees, right? Next, example number 3, find the amount of an ordinary annuity of 12 monthly payments of rupees 1,000 that earn an interest at 12% per year compounded annually. ठीक है, so compounded monthly. ठीक है, so what will be the formula for here? हाँ जी, यहाँ पे बनेगा फॉर्मूला S is equal to R times 1 plus I raised to n minus 1 upon I। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं what is R, 1000, what is I, R upon 100, 12 upon 100,
ठीक है। हाँ जी, एक बात और, यहाँ पे दिस इज 12% पर ईयर्स एंड इट इज बीइंग कंपाउंडेड मंथली, तो आप आर को किससे डिवाइड करोगे, 12 से, ठीक है। रेज टू एन, एन कितना है यहाँ पे 12, बिकॉज इट इज बीइंग कंपाउंडेड 12 टाइम्स इन ईयर, -1 अपॉन, इट इज ऑल्सो 12 अपॉन 100 विच इज 1/12, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1000 टाइम्स 1 प्लस 0.01 रेज टू 12 -1 अपॉन 0.01, ठीक है। सो यू टेक log both sides and then you take anti-log, you will find the value of s will be rupees 12700. So what is amount of annuity, 12700 rupees, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, find the amount of an ordinary annuity of rupees 600 payable at the end of each quarter, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दो बार ही मेंशन कर दिया, ये भी मेंशन कर दिया कि एन्युटी इज ऑर्डिनरी एन्युटी, एंड ये भी मेंशन कर दिया कि अमाउंट इज बीइंग डन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। तो अगर वो ना भी देता, ये वर्ड ना भी लिखता, तो भी हमें पता था कि एन्युटी जो है दैट इज बीइंग पेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी जो एन्युटी है इसका मतलब ही यही है। फॉर 3 years at 8% per annum compounded quarterly, ठीक है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी डिफिकल्टी इन दिस क्वेश्चन, इट इज सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 3, बस फर्क सिर्फ इतना है, इट इज बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली नाउ, ठीक है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डैट वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 years में क्वार्टर कितने बन गए, 12 क्वार्टर्स बन गए, 12 एंड विल बी 12 ईयर, ये बन गया 8/12, ठीक है। आई बन गया 8/12/100, ठीक है। तो इस तरह से आपने फॉर्मूला लगा के वही सेम वाला अमाउंट कैलकुलेट कर लेनी है, राइट। सो सेम वे देयर आर अनदर एग्जांपल्स, बस आपने ये देख लेना है, ये चेक कर लेना है कि हमने एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला लगाना है या एन्युटी इमीजिएट का, ठीक है। तो वो आपको हमेशा दिया हुआ होगा, राइट। सारी एग्जाम्पल इस तरह से हैं, ठीक है। यू ट्राई ऑल दीज एग्जाम्पल्स, you do all these examples and then try exercise 9.1, ठीक है। Do each and every question of this exercise on your fair notebook, okay। Thank you.